हाय बच्चों, मैं हूं एचएस और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बच्चों, आज के इस सीरीज में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। यशी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज का वीडियो है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम लोग 20 ऑनवर्ड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड समय करना है। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एग्जस्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। मतलब आपके पास तो बुक होगी ही। एक इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये एक प्लैंक है और प्लैंक से ऐसे स्ट्रिंग पास किया हुआ है जो एक पुली से होकर के ऐसे वर्टिकल गया हुआ है। फिर यहां से एक पुली है जिससे स्ट्रिंग ऐसे पास करते हुए एक फिर पुली है यहां पर और इधर की ओर आया हुआ है, और ये पुली सीलिंग से लगा हुआ है और ये भी पुली सीलिंग से ही लगा हुआ है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है। और यहाँ पर एक मैन है जो इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का म्यू गिवन है। मास ऑफ मैन इज m एंड मास ऑफ द प्लैंक इज स्मॉल m। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एग्जस्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। मतलब ये मैन इस स्ट्रिंग पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है कि ये जो प्लैंक है इस फ्लोर पर मूव ना करे। तो ऑब्वियसली जो यहाँ का जो टेंशन फोर्स होना चाहिए, टेंशन फोर्स मस्ट बी लेस देन द फ्रिक्शन विल बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द ग्राउंड। यही हमारा क्वेश्चन का मेन थीम है कि ये प्लैंक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो जाए। दैट इज फॉर दिस पर्पस टेंशन मस्ट बी लेस देन फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन प्लैंक एंड द ग्राउंड। ये प्लैंक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू से यहाँ का टेंशन कम रहेगा, तो फिर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये प्लैंक मूव नहीं करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन पॉइंट है वो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर टेंशन टी लगेगा। ये मैन जितना फोर्स एफ एडजस्ट करेगा तो टेंशन भी टी ही होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी होगा। ओके, तो जब ये मैन एफ फोर्स ऊपर लगाएगा, नॉर्मल mg नीचे लगेगा और नॉर्मल इस प्लैंक के द्वारा मैन पर ऊपर लगेगा। तो हम लोग पहले इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैन है और इस पर जो टेंशन फोर्स, जो फोर्स ये स्ट्रिंग पर जितना लगाएगा उतना ही स्ट्रिंग इस पर अप डायरेक्शन में लगाएगा। यहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रिंग मैन पर कैसे फोर्स लगाया। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब मैन स्ट्रिंग पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग भी मैन पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये मैन पर लगने वाला फोर्स एफ हो गया, या फिर आप इसे टेंशन फोर्स टी भी बोल सकते हैं। तो ये टी हो गया। इसके बाद मैन का जो मास है वो mg, उसकी वजह से mg फोर्स नीचे एक्ट करेगा। इसके बाद ये प्लैंक भी इस मैन पर ऊपर की ओर एक नॉर्मल एडजस्ट करेगा। तो ये नॉर्मल n डैश, हम लोग इस नॉर्मल को बोलने वाले हैं। तो यहाँ n डैश हो गया, टी ऊपर हो गया, mg नीचे हो गया। तो ये मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब हम लोग प्लैंक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो देखिए, ये प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये प्लैंक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया कि यहाँ पर टेंशन टी आगे लग रहा है, ये टेंशन टी हो गया। इसके बाद देखिए, ये जो नॉर्मल लगा है ये प्लैंक मैन पर लगाया है एन डैश, तो मैन भी इस पर एन डैश नॉर्मल नीचे लगाएगा। तो ये नॉर्मल एन डैश नीचे हो गया और इसके बाद ये ग्राउंड भी एक नॉर्मल एन लगाएगा यहां से ऊपर की ओर। तो ये नॉर्मल आपका ऊपर की ओर हो गया। ओके, इसके बाद ए स्मॉल mg
ड्यू टू मास इन द प्लैंक स्मॉल mg नीचे लगेगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा बैक डायरेक्शन में, जिसका नेचर स्टैटिक या फिर लिमिटिंग केस में, चूंकि हमें मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम टेंशन निकालना है, तो सो दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल। यहां से फ्रिक्शन लग रहा है तो इस सरफेस पर जो नॉर्मल है वही नॉर्मल से यहां मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि टी मस्ट बी लेस देन, टी और एफ हम कुछ भी लिख सकते हैं, टी ही एफ है, ओके। तो टी मस्ट बी लेस देन म्यू इनटू नॉर्मल, राइट। अब हम लोग नॉर्मल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए ये नॉर्मल ऊपर है, एन डैश एंड एम जी नीचे है। तो यहां से देखो बच्चों एन डैश की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल की वैल्यू होनी है ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल एन डैश प्लस एम जी हो जाएगा। तो सो वी हैव टू राइट एन डैश प्लस ए स्मॉल एम जी, बट एन डैश की वैल्यू हम लोग यहां से वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग लिखने वाले हैं एन डैश अप है, टी भी अप डायरेक्शन में है, इक्वल टू कैपिटल एम जी। सो एन डैश विल बी इक्वल टू एम जी माइनस टी, राइट। अब इस एन डैश की वैल्यू को हम लोग यहां रख देंगे, तो टी लेस देन इक्वल टू म्यू और एन डैश की वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस टी प्लस ए स्मॉल एम जी। अब इसके बाद यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू को साइड ट्रांसफर करा करके निकाल सकते हैं। तो सो इसको अब मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, टी और लिमिटिंग केस में लेस देन इक्वालिटी का साइन हम लोग इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स म्यू कैपिटल एम जी माइनस म्यू टी प्लस एम जी। अब इसको इस साइड में लाने से टी प्लस म्यू टी इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एम जी, ये भी म्यू एम जी होगा, यहां म्यू एम जी ही होगा, ये म्यू एम जी होगा, तो ये भी हो गया म्यू एम जी। तो इस तरह से बच्चों यहां पर हम लोग टी इक्वल टू 1 प्लस म्यू मिला और इस साइड में म्यू जी कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, and this way t equal to mu g m plus small m divided by 1 plus mu। तो this is the maximum force, इस t को हम लोग f भी लिख सकते हैं। This is the maximum force that man can exert on the rope such that the plank will be in equilibrium position, right? तो I hope कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। This was question number 21 from H.C. वर्मा बुक। तो ये है, एक बार मैं फिर से मेंशन कर दूं कि ये जो मैन का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन एंड द डायग्राम इज लाइक दैट टेंशन विल एक्ट अपवर्ड, एन डैश बाय द प्लैंक विल एक्ट अपवर्ड एंड mg ड्यू टू मास ऑफ द मैन विल एक्ट डाउनवर्ड, एंड फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग इक्वेशन एन डैश प्लस टी इक्वल टू mg एंड सो एन डैश इक्वल टू mg माइनस टी। Now if we draw the free body diagram of plank, we have tension in forward direction, यहाँ से जो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से जो नॉर्मल एन डैश लगेगा डाउन की ओर लगेगा, और इसका जो एम मास के चलते जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा एम जी डाउन लगेगा, और एक जो ये सरफेस भी नॉर्मल ऊपर लगाएगा। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लैंक। नाउ द कंडीशन फॉर नॉट शिफ्टिंग इज दैट टी मस्ट बी लेस देन एफ लिमिटिंग। तो सो हियर वी हैव रिटन t less than equal to mu into normal, t less than equal to mu, and the value of normal from there we have n dash plus mg, right? Now n dash value can be put from there mg minus t. So we have t less than equal to mu mg minus t plus mg, and finally on solving this equation and converting this inequality sign into equality sign at limiting case, we have t equal to mu mg minus mu t plus mu mg, and after solving we get f maximum or f maximum for not shifting of plank mu g m plus m divided by 1 plus mu। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, राइट। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं। तो सो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका क्वेश्चन नंबर 22। A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface.
a 2 kg block is placed over a 4 kg block mean ये देखिए ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक 2 kg का है और ये 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जस्ट ऐसे रखा हुआ है, राइट। और 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ ओरिएंटल सरफेस। मीन जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है यह स्मूथ ओरिएंटल सरफेस है। यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 दी हुई है, बट इन दोनों के बीच में द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.20। ओके, तो यहाँ का फ्रिक्शन बच्चों है 0.20, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ओरिएंटल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक सो। ओके, तो पहले यहाँ पर एक ओरिएंटल फोर्स लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का है और हमें बताना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों ये क्लास में जब टीचिंग होती है तो इसके बारे में बताया जाता है, ये बॉडी अपॉन बॉडी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये कोई फोर्स लगाया जाएगा तो एक मैक्सिमम एक फोर्स की लिमिट है जिसके लगने से ये दोनों साथ चलेगा। अगर उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ का जो कांटेक्ट है दोनों का ये ब्रेक करेगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन सेटअप ना हो इसके लिए हमें मैक्सिमम फोर्स कितना अलाउड है ये सब क्लास टीचिंग में ये समझाया जाता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ भी समझाने का। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर 12 न्यूटन की फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक दैट कि अगर ये 12 न्यूटन का फोर्स लगता है तो इस दोनों ब्लॉक अगर साथ जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि हम इस फोर्स को इंटरनल फोर्स जब मानते हैं तो नेट फोर्स 12 लगा और नेट मास 6 है, तो 12/6 करेंगे तो हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। तो इन अगर दोनों साथ चलता है तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा ये स्मॉलर ब्लॉक पर, जब हम स्मॉलर ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो इस पर फ्रिक्शन बैक में लगने लगेगा और इस वाले पर चूंकि इस पर बैक में लगेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा और ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है mg के इक्वल होगा। तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 0.2 एंड नॉर्मल 2 इंटू 20 मीन 4 न्यूटन है। एंड सो एक्सेलरेशन ऑफ b की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखें, चूंकि यही फोर्स b को एक्सेलरेट करेगा, तो दिस इज मैक्सिमम जो अवेलेबल फोर्स है 4, उसको हम इसके मास 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है। बट अगर ये फोर्स लगता है तो ये दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। लेकिन इसमें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो सकता है। इसका मतलब कि ये ब्लॉक जो है इसके साथ नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा मतलब दोनों अलग अलग चलेगा। तो इस केस में हम दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना लेंगे। ये 12 न्यूटन है और यहां से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, चूंकि यहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया तो 4 न्यूटन लग जाएगा और ये 2 kg की ब्लॉक है, तो सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 - 4/2 मीन 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए। नाउ अगर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन आगे लगेगा जो 4 न्यूटन की है और ये 4 kg की ब्लॉक है, तो सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल बी 4 न्यूटन बाई 4 kg, तो सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आंसर फॉर acceleration of block A and block B in case first when 12 Newton force is acting on upper block। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब यही फोर्स लोअर ब्लॉक पर लगाया जाए तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं लोअर ब्लॉक पर अगर ये फोर्स लगाया जाए, मान लीजिए कि ये फोर्स ये लोअर वाली ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक B है और ये ब्लॉक A है। ये फोर्स जब हम यहाँ लगाते हैं तो इस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा जो 4 न्यूटन का होगा और इस पर यही फ्रिक्शन बैक में लगेगा जो 4 न्यूटन का होगा। ये 12 न्यूटन की फोर्स है। अगर ये दोनों साथ चलता है तो कॉमन एक्सेलरेशन 12/2 kg 4 kg मीन 6 मीन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिक्वायर्ड है दोनों का एक्सेलरेशन। चलो इसका तो आ जाएगा। अब इस बार ए का जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट हो गया,
4 न्यूटन की ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है, और उसकी वजह से इसमें जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी बच्चों वो 4/2 मीन जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2 मीन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और ये कॉमन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ब्लॉक है ये कॉमन एक्सेलरेशन जो आ रहा है उतना अचीव कर सकता है, क्योंकि इसी का जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। नीचे वाले पर तो फोर्स भी लग रहा है ना, ऊपर वाले पर फ्रिक्शन ही उसको एक्सेलरेट कर सकता है। अगर फ्रिक्शन उतनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जा सकता है कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सके तो फिर दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगी। बट यहाँ ये कंडीशन हमें फुलफिल हो रहा है, तो सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन। ये जो कॉमन एक्सेलरेशन जो हम लोग टोटल फोर्स जो बाहर से लग रहा है उसको मास से डिवाइड करने पर ला रहे हैं उसी के बराबर हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 22 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, ART मेन में भी पूछा गया है, और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो सो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्किंग करेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22 एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम HC वर्मा बुक इन फ्रिक्शन चैप्टर, ओके। एंड नाउ द टर्न इज फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ब्लॉक का एक सिस्टम है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरी ब्लॉक, फिर इसके ऊपर एक तीसरी ब्लॉक रखी हुई है। मास ऑफ अपर मोस्ट ब्लॉक इज 2 kg एंड आफ्टर देन मिडिल ब्लॉक का मास 3 kg एंड जो बॉटम मोस्ट है इट हैज मास इक्वल टू 7 kg। द फ्रिक्शन बॉटम जो है दिस इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ की फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है बच्चों, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू यू हैव 0.2, फिर यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बच्चों यू हैव 0.3, राइट। और फोर्स बारी बारी से एक एक ब्लॉक पर लगाया गया है। पहला जो ए जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ ओरिएंटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं ना। एक फोर्स जो ए में है यहाँ 10 न्यूटन की लगाया गया है, फिर बी में इस वाले ब्लॉक पर लगाया गया है। इसकी नेमिंग भी हम लोग कर लेते हैं, ए बी एंड सी। चलिए फटाफट नेमिंग कर लीजिए, ए बी एंड सी। अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसके पहले वाले भी प्रॉब्लम को हम लोग एक डिमांड एंड सप्लाई मेथड है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे कि उसका मैंने टाइटल दिया है सीख लो डिमांड एंड सप्लाई मेथड टू सॉल्व फ्रिक्शन चैप्टर। तो आप अगर ज्ञान विज्ञान में जा करके टाइप करेंगे कि फ्रिक्शन सीख लो डिमांड एंड सप्लाई मेथड तो वीडियो आ जाएगा। तो उसी वीडियो को मैं उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है कि जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन बैक साइड में एक्टिव होगा, इसको हम लोग F1 बोल दें, इसकी नेमिंग हम लोग F1 करते हैं। तो वही फ्रिक्शन इस पर F1 आगे की ओर लग जाएगा। जब यहाँ F1 आगे की ओर लगेगा तो यहाँ वाला फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा, और ये वाला यही वाला फ्रिक्शन इस लोअर मोस्ट ब्लॉक पर आगे लग जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन के डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड किया। आफ्टर देन अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 10 न्यूटन आगे लग रहा है, F1 पीछे लग रहा है। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई मेथड का ही मैं यूज कर रहा हूं। सभी का एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन में ए मान के इक्वेशन लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन होगा पहले वाले का, आप समझ रहे होंगे, 10 माइनस F1 इक्वल टू 2a, चूंकि इसका मास 2 है, फिर यहाँ F1 आगे एंड F2 बैक में, तो सॉरी F1 माइनस F2 इक्वल टू 3a एंड इस पर F2 इक्वल टू 7a, राइट। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो वी हैव 10 इक्वल टू 12a, सो a इक्वल टू वी हैव 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, ओके। मतलब अगर सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा तो एक्सेलरेशन विल बी 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग
इस मेथड का दूसरा स्टेप ये होता है कि ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो इतने एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स की ये फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत कितनी की है। तो सबसे पहले हम इस को हिट करते हैं, ये इस इक्वेशन को, या फिर इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहां से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन जो होगा फ्रॉम इक्वेशन ए, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से हम लोग देख रहे हैं कि 10 माइनस F1 इक्वल टू 2 इंटू ए, मीन 10 माइनस F1 2 इंटू 10/12। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 10/12 मिला है। तो सो F1 10 माइनस 20/12 दैट इज F1 इक्वल टू 120 माइनस 20/12 दैट इज F1 इक्वल टू स्टूडेंट 100/12 हो जाएगा, राइट। 100/12 मीन ये आपको नियर अबाउट ये 50/6 मीन 25/3 मीन 6.6 के आसपास, 6.3 के आसपास, 3 न्यूटन के आसपास फ्रिक्शन की डिमांड है। बट यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन F1 की ये डिमांड है, इतना फ्रिक्शन चाहिए। बट सप्लाई मीन वहां पर अवेलेबिलिटी कितने की है, वहां पर सप्लाई कितने की है बच्चों। तो म्यू इंटू नॉर्मल करेंगे तो ये 0.2 है, नॉर्मल की वैल्यू 20 होगा। तो 0.2 इंटू 20 दैट इज वी हैव 4 न्यूटन ओनली। तो मीन क्या है कि ये जो फ्रिक्शन है ये जो डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये उतनी फ्रिक्शन नहीं दे पा रहा है जितनी की जरूरत है ना। जितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो यहां से स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा, यहां से स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला ब्लॉक अब चलना शुरू कर देगा और रिलेटिव मोशन शुरू कर देगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा 10 माइनस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 है और उसको इसके मास 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6/2 और 10 से 4 को माइनस किया हमने, माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू है, और 2 से डिवाइड किया तो वी हैव 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना करने के बाद बच्चों ये जब एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया तो ये तो अलग चलने लगा। अब इन दोनों ब्लॉक को देखो, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन आगे लग रहा है। तो अब हम इसको 2 ब्लॉक सिस्टम जैसा फिर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूं। देखिए अब क्या होगा, अब इस दोनों ब्लॉक को हम लोग लेते हैं। तो ये आपका 2 ब्लॉक हो गया, ये 2 ब्लॉक हो गया। अब इस पर 4 न्यूटन आगे लग रहा है ना, ये 4 न्यूटन, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, ये 3 kg है एंड ये 7 kg है। तो अब हम फिर वैसे ही करते हैं। अब इसको फिर डिमांड एंड सप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग हम ऐसा समझते हैं कि 4 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। तो यहां से आप फ्रिक्शन F2 पीछे लगाइए और यहाँ पर F2 आगे लगा दीजिए। तो 4 माइनस F2 इक्वल टू 3 इंटू ए, और इसके लिए F2 इक्वल टू 7a ऐड करने पर 4 इक्वल टू 10a। सो a इक्वल टू 4/10 मीन 0.4 आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है और सप्लाई कितने का है। तो इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन के हेल्प से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि F2 इक्वल टू 7 इंटू ए मीन 2.8 की यहाँ पर जरूरत है, ओनली 2.8 न्यूटन की जरूरत है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल जो होगा वो 2 + 3 50 होगा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 0.3 गिवन है, ये 0.3 गिवन है। तो 50 इंटू 0.3 15 न्यूटन होता है। मतलब जितने हमें तो ओनली एक्सल फ्रिक्शन की डिमांड है 2.8 की, बट वहां अवेलेबिलिटी कितने की है, 15 न्यूटन की है। तो that's why the demand of friction is fulfilled there. So these two block will move together with the common acceleration 0.4. तो सो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए वी हैव 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू सी विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 23, राइट। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग इसके पार्ट बी और सी को भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। इसी मेथड को यूज करके आप बी एंड सी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 को अब बच्चों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24
24 है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑन इन फिगर इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ. व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम. तो बच्चों पहले तो इसका हम लोग ये देखते हैं. इसका जो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है. देखिए ये ऐसा एक ब्लॉक बना हुआ है, इससे स्ट्रिंग लगा करके यहाँ से पुली से स्ट्रिंग को लपेट करके ऐसे पास करा करके एक ब्लॉक को इस पर रख दिया गया है. इसकी मास स्मॉल m है एंड इसका मास कैपिटल M है और ये फोर्स F है. और बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड डबल फ्लोर इज स्मूथ. देखिए यहाँ पर ये स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू है. और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स क्या हम लगा सकते हैं, कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम. मतलब क्या हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो. ओके, तो देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने के लिए बच्चों जो टेंशन की जो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, जो यहाँ पर टेंशन की आप वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू जो होनी चाहिए इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा. एक्चुअली टेंशन जब इधर लगेगा तो इसकी टेंडेंसी इधर भागने की होगी, इस पर फ्रिक्शन यहाँ वाला इस डायरेक्शन में लगेगा, लिमिटिंग, जो कि म्यू इंटू mg के इक्वल होगा. राइट, बट एक तो यहाँ से एक कंडीशन मिला कि टेंशन जो होना चाहिए मस्ट बी लेस देन F लिमिटिंग फॉर नो मोशन इन ब्लॉक ऑफ कैपिटल मास M. अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर F हम इधर अगर लगाते हैं और इस पर फ्रिक्शन अगर इधर लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन बैक में लगेगा. राइट, इस पर फ्रिक्शन बैक में लगेगा जो म्यू इंटू mg के इक्वल होगा और यहाँ से T लगेगा. तो अब बच्चों हम लोग इन दोनों का पहले इक्वेशन लिखते हैं कि F इक्वल टू टी प्लस म्यू mg बट T इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल mg. तो सो F इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल mg, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे एंड म्यू mg. तो सो वी हैव F इक्वल टू म्यू g m प्लस m. तो दिस इज सेक्शन A ऑफ क्वेश्चन नंबर 24. राइट, एंड अब बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन का पार्ट A हो गया. पार्ट B करते हैं. सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट A. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक. तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि इक्विलिब्रियम ब्रेक ना हो तो दोनों पर लगने वाले फोर्सेस को बस बैलेंस करा देना है. तो दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा F इक्वल टू म्यू जी m प्लस m. अब हम लोग इसमें क्वेश्चन इसके पार्ट बी को करते हैं. पार्ट बी ये है कि बोल रहा है कि इस फोर्स को इसके डबल कर दिया जाए. ये जो फोर्स हमें मिला है म्यू जी m प्लस m, इसका डबल कर दिया जाए. तो पहले तो इस फोर्स को हम लोग रख लेते हैं कि ये फोर्स आया कितना. तो अभी जो हमें फोर्स मिला है वो मिला है म्यू जी m प्लस m. अब इस पर हम जब डबल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा. तो ऑब्वियसली इसका इक्वेशन अब हम लोग लिखेंगे. देखिए ये इधर की ओर बढ़ेगा, वो उधर जाएगा, तो T माइनस यहाँ का फ्रिक्शन करना पड़ेगा. तो चलिए ये हम लोग B का इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर B मतलब इस ब्लॉक का. ओके, चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं फॉर B मीन इस ब्लॉक को हम लोग B बोलेंगे, इसको A बोलेंगे. तो इसका